हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित इकाई 1 वास्तविक संख्याएं शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। वास्तविक संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिमेय संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, अपरिमेय संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पर q का मान 0 यानी 0 होता है। वे धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। धनात्मक प्लस, ऋणात्मक माइनस, दोनों तरह की संख्याएं ये हो सकती हैं। उन्हें प्रतीक r द्वारा दर्शाया जाता है। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स, प्रतीक उनके लिए होगा r। वास्तविक संख्याओं के उदाहरण 2, 0.425, 8.5, 7, √5 आदि। वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। संख्या रेखा मान लीजिए एक रेखा है, इस पर मैंने 0 को दर्शाया, 0 के आगे 1, 2, 3, 0 से पहले -1, -2 आदि। तो जिन संख्याओं को हम एक रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। तो हमने जाना वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के योग से बनते हैं। वास्तविक संख्याएं धनात्मक यानी प्लस, ऋणात्मक माइनस दोनों प्रकार की हो सकती हैं। वास्तविक संख्याओं का प्रतीक r से दर्शाया जाता है। उदाहरण 3, 4, 5, -5, -7 इत्यादि। वास्तविक संख्या एक संख्या रेखा पर दर्शाई जा सकती हैं। जानते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। रेशनल नंबर्स, जो संख्या दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिखी जा सकती हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। p और q पूर्णांक होते हैं। q 0 बराबर नहीं होता। q यहाँ पर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अंश बटे हर के रूप में हम इनको व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर हर कभी भी 0 नहीं हो सकता। परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या या पूर्णांक हो सकती है। उदाहरण 4, 8, 9, 3/7, 0.25 आदि। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हो, जिनका हर कभी 0 ना हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव प्रसार, यदि हम p/q एक संख्या लेते हैं 1/2, जब हम 1 को 2 से भाग देते हैं तो उत्तर आता है 0.5। वहीं 1/3, जब हम 1 को 3 से भाग देते हैं तो उत्तर आता है 0.333, जिसको हम 0.3 बार से दर्शा सकते हैं। यहाँ परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत व आवर्तित होता है। शांत मतलब जब हम भाग देंगे एक संख्या को किसी अन्य संख्या से तो वहां पर शेषफल 0 बचेगा। जैसे कि 1/2 को भाग करने पर शेषफल 0 आ जाता है। आवृत्ति का मतलब है रिपीटिंग। यहाँ पे हमें एक संख्या बार बार आती हुई दिखाई देगी। जैसा कि 1/3 को भाग देने पर 0.333। यहाँ पे 3 संख्या की, यहाँ 3 नंबर की आवृत्ति हो रही है। अतः 1/3 और 1/2 दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। तो हमने जाना परिमेय संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिनका कभी भी हर 0 ना हो। दशमलव प्रसार इनका शांत, यानी भाग पूरी तरह से खत्म हो जाती है जहाँ पे शेषफल 0 बचता है। 0 नहीं बचता, अगर वहां पर शेषफल 0 नहीं बचता तो वहां पर हमें एक ही संख्या की आवृत्ति बार बार देखने को मिलती है। आइए जानते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में।
इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उदाहरण √2, √3, 5/0 आदि। यहाँ पर क्यू का मान 0 होने के कारण ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अशांत व अनावर्तित होता है। अनावर्तित होता है। हमने जाना अपरिमेय संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते या जिनका क्यू का मान 0 होता हो। दशमलव प्रसार। अशांत। अशांत का मतलब है एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर शेषफल बचता रहता है। अनावर्तित का मतलब है जब हम भाग देते हैं किसी एक संख्या को किसी अन्य संख्या से तो वहां पर कोई भी संख्या पुनः रिपीट नहीं होती है। तो हमने जाना अपरिमेय संख्याएं जिनको हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जिनका दशमलव प्रसार अशांत। अशांत का मतलब शेषफल 0 नहीं होगा। अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब है वहां पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं करेगी। अब जानते हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात मान लीजिए मैंने एक भाज्य संख्या 4 ली। 4 को जब मैं फैक्टर करती हूँ तो मैं इसे 2 से भाग दे सकती हूँ। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो मुझे यहाँ पर 4 के अभाज्य गुणनफल मिलते हैं 2 गुना 2, जिनको मैं 2 की घात 2 भी लिख सकती हूँ। इसी प्रकार 25, जब मैं 25 के फैक्टर करती हूँ तो एक 5 से भाग दिया जा सकता है। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ 25 5 गुना 5 गुणन अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त किया जा सकता है, जिसको मैं 5 की घात 2 भी लिख सकती हूँ। इसी प्रकार मान लीजिए 12, जब हम 12 के फैक्टर करते हैं तो ये 2 से भाज्य है। 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो 12 को हम 2 गुना 3 अर्थात 2 की घात 2 और 3 की घात 1 से व्यक्त कर सकते हैं। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसा कि 4 को 2 गुना 2 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार 25 को 5 गुना 5 अभाज्य गुणनखंड यानी 5 गुना 5 में व्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार 12 2 गुना 3 के रूप में भी लिखा जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इस प्रमेय को अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी कहते हैं। इसका मतलब है जब हम इन अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निकालते हैं तो हमें वही भाज्य संख्या वापस प्राप्त होती है। 2 गुना 2 2 दूनी 4, 5 गुना 5 5 पंजे 25, 2 दूनी 4 4 तिया 12। इस प्रकार इस प्रमेय का दूसरा नाम अद्वितीय गुणनखंड प्रमेय भी होता है। भाज्यों का गुणनफल। मिश्रित संख्या बराबर होगी अभाज्यों का गुणनफल। मिश्रित संख्या 12 बराबर होगी 2 गुना 3 के। अगर हम इनका गुणनफल निकालते हैं तो 12 ही हमें वापस मिलता है। 2 दूनी 4 4 तिया 12। अब हम हल करते हैं प्रश्न संख्या 1 को। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें 6 और 20 का HCF और LCM ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें 6 और 20 के फैक्टर करने होंगे। हमें पता है 6 2 से भाज्य है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। हमें पता है 6 2 से भाज्य है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार
20 2 से भाज्य है, 10 भी 2 से भाज्य है, पंजे 2 पंजे 10, और 5 से भाज्य है, 5 एकम 5। हमें यहाँ पर 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 और 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 5 प्राप्त होते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं HCF। HCF फुल फॉर्म इसकी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हमें यहाँ पर उस संख्या को लेना होगा जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनफल में कॉमन हो, सामान्य हो, जैसा कि 2। तो HCF 6 और 20 का 2 होगा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा गुणनफल हम लेंगे 2 गुना 2 गुना 5। अब इस गुणनफल के अलावा जो संख्याएं हमें इसमें दिखाई दें हम उनको लेंगे। 2 गुना 3 2 हमारे पास यहाँ है, लेकिन 3 हमारे पास 2 गुना 5 में नहीं है। हम यहाँ पर इस 3 की गुना लेंगे। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। इस प्रकार 6 और 20 का एलसीएम का मान 60 होगा और 6 और 20 के एचसीएफ का मान 2 होगा। हमने यहाँ पर 6 के फैक्टर किए, हमें पता है 6 2 से भाज्य है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 20 भी 2 से भाज्य है 10 और 10 2 से फिर दोबारा भाज्य है 5 एकम 5। हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, 20 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो हमें अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या के प्राप्त हुए हैं उसमें से कॉमन संख्या को हम लेते हैं। हमें यहाँ पर दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनफल में 2 कॉमन दिखाई दिया, तो एचसीएफ का मान 2। एलसीएम ज्ञात करने के लिए जिस संख्या का गुणनफल अपने आप में बड़ा है उसको हम लेते हैं। इसके विपरीत दूसरी संख्या में जो संख्या अलग है, जो पहले गुणनखंड में नहीं आई है, उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर 2 गुना 5 हमने गुणनखंड लिया, इसमें 3 नहीं था तो हमने 3 को 6 के अभाज्य गुणनखंड से लिया। इस प्रकार आइए अब हल करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे 3 संख्या दी गई हैं 6, 72 और 120, जिनका हमें अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 6 के फैक्टर करेंगे। 6 2 से भाज्य है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब हम 72 के इसी प्रकार फैक्टर करेंगे। 72 में जो लास्ट वाली संख्या है वो 2 है, जो कि अपने आप में सम संख्या है। सम मतलब 2 से भाज्य, तो हम इसे 2 से भाग देंगे। 36 में भी 6 है, 6 अपने आप में सम संख्या है तो ये भी 2 से भाग हो सकता है, यानी 18 में भी 8 है जो कि सम संख्या है, तो इसको भी हम 2 से भाग देंगे। 9। अब 9 अपने आप में एक विषम यानी ओड संख्या है। ओड संख्या कभी भी 2 से भाज्य नहीं होती, तो हमें यहाँ पर 3 का उपयोग करते हुए इसको भाग देना होगा। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस प्रकार हम 72 को फैक्टराइज करेंगे। जब तक सम संख्या लास्ट की संख्या हमें सम दिखाई दे तब तक हम 2 के टेबल को उपयोग करेंगे और उसके बाद जो विषम संख्या है उसके अनुसार हम टेबल को उपयोग करेंगे। नेक्स्ट 120। अब हमें 120 को फैक्टराइज करना है, तो 120 में शून्य आया हुआ है जो कि एक सम संख्या में ही आता है। 2 से भाजित करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60। 60 में पुनः 0 हमें दिखाई दे रहा है, 60 में शून्य दिखाई दे रहा है जो कि सम संख्या है। फिर दोबारा हम इसे 2 से ही भाज्य करेंगे, यानी 30। 30 में शून्य फिर आया है, फिर हम इसको 2 से भाज्य करेंगे। 15 दूनी 30। अब 15 में 5 है, जो लास्ट की संख्या है वो 5 है। 5 अपने आप में विषम संख्या है, तो हम यहाँ पे 2 का पहाड़ा यूज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें 3 का उपयोग करते हुए इसको भाजित करना होगा।
3 पंजे 15 और 5, तो 5 एकम 5। अब हमें यहाँ पर 6 के लिए 2 गुना 3, 72 के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 प्राप्त हुए। 120 के लिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम इनका एचसीएफ का मान निकालते हैं। एचसीएफ के लिए हमें पता है जो भी संख्या हमने फैक्टराइज की है, अभाज्य गुणनखंडों में बांटी है, उसमें जो संख्या अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होगी, सामान्य होगी, उसको हम लेंगे। यहाँ पर 2 2 2 2 कॉमन है, 3 3 3 3 भी कॉमन है, तो 2 गुना 3 2 तिया 6। इस प्रकार हमें 6, 72 और 120 का एचसीएफ 6 प्राप्त होता है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड लेंगे। सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड 120 का है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। हम 72 और 6 के गुणनखंड में देखेंगे कि वहां पर ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें नहीं आ पाई। 6 के गुणनखंड में 2 और 3 जो कि यहाँ पे पहले से हैं 2 और 3, तो हम इसको छोड़ेंगे। 72 के गुणनखंड में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यहाँ पर 2 3 बार है, यहाँ भी 2 3 बार है, तो हमें 2 नहीं लेना। 3 यहाँ पर 2 बार आया है, लेकिन 3 यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 1 बार आया है, तो हम 3 की गुना 1 बार और कराएंगे। अब हम इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 120 तिया 360। इस प्रकार हमें मालूम हुआ 6, 72, 120 का एलसीएम का मान 360। तो हमने यहाँ पर 6, 72, 120 को सबसे पहले फैक्टराइज किया, एक भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया। इसके बाद एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो संख्या तीनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन यानी समान है उनको हमने लिया है। जैसा कि 2 और 3 2 तीनों संख्याओं में है, 3 भी तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में है। इस प्रकार 2 तिया 6 एचसीएफ हमें मालूम हुआ। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमने लिया यानी 120 का 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 5। इस 3 2 1 3 1 5 के अलावा जो संख्या बढ़ के और अन्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में होगी हमने उसको यहाँ पे लिया है, जो हमें दिखाई दिया एक्स्ट्रा 3। ये 3 यहाँ पर 2 बार आए हुए हैं, लेकिन हमारा 3 यहाँ पे सिर्फ 1 बार था, तो इस वजह से हमने 3 की यहाँ पे गुना की। संख्याओं का गुणनफल 360 हमें प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ पे एलसीएम। आइए हल करते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यहाँ पर सर्वप्रथम सबसे पहले 96 का हम फैक्टर करेंगे। 96 लास्ट संख्या 6 है जो कि सम संख्या है, तो हम इसे 2 से विभाजित करेंगे और 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 48। 48 में लास्ट की संख्या 8 जो कि सम संख्या है, तो पुनः हम इसे 2 से ही भाग देंगे तो हमें प्राप्त होता है 24। 24 में लास्ट की संख्या 4 जो कि सम संख्या है, तो दोबारा हम 2 से ही भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 12। और 12 हमें पता है 2 से भाजित होता है 6, और 6 भी 2 से विभाजित होकर देता है 3, और 3 एकम होता है 3। इस प्रकार हमने 96 का फैक्टर किया। अब हम फैक्टर निकालेंगे 404 के लिए। 404 में लास्ट की संख्या 4 जो कि सम संख्या है, और हमें पता है सम संख्या 2 से विभाजित होती है, तो हम इसे 2 से भाग देकर 2 202 प्राप्त करते हैं।
202 में भी लास्ट की संख्या 2 है जो कि सम संख्या है, तो पुनः हम इसे 2 से भाग दे सकते हैं और हमें प्राप्त होता है 101। अब 101 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, वह सिर्फ अपने आप से ही भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ अब हमें 96 के फैक्टर प्राप्त हुए, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 5 बार 2 और 3 एक बार, 5 बार 2 और 3 एक बार। 404 के हमें फैक्टर प्राप्त हुए, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 गुना 2 गुना 101, 2 गुना 2 गुना 101। अब हमें यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ हमें पता है, जो दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या समान होगी उसको हम एचसीएफ लेते हैं। तो यहाँ पर 2 2 और कोई भी संख्या समान नहीं है इन दो के अलावा, तो हम 2 गुना 2 यानी 4, हमें यहाँ पे 96 और 404 का एचसीएफ प्राप्त हुआ 4। इसी प्रकार हम प्राप्त करते हैं एलसीएम को। एलसीएम के लिए हम सबसे बड़े अभाज्य गुणनखंड को लेंगे जो कि 96 का हमें दिखाई दिया। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 5 बार 2 1 3। अब हम 404 के गुणनखंड में देखते हैं तो हमें दिखाई दिए 2 बार 2, जो कि पहले से 2 बार 2 हमारे पास कम से कम है। हमारे पास 5 बार 2 है, तो ये 2 बार 2 है, हम इसको नहीं लेंगे। अब नई संख्या जो हमें प्राप्त होती है वो है 101, जो कि हमारे पास नहीं है, हम गुना करेंगे। अब हम इनका गुणनफल निकाल लेते हैं, जो कि होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 गुना 101। जब हम 96 की 101 में गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 9696। इस प्रकार हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 96 लिया, 96 जो संख्या में दी हुई है क्वेश्चन में, तो 96 को हमने फैक्टराइज किया। जब तक सम संख्या आते गए, लास्ट की संख्या सम रही, तब तक के पहाड़े का उपयोग किया। जैसे ही सम संख्या विषम में आई, 3 आया, तो हमने 3 का उपयोग किया। 404 के फैक्टर में जब तक हमें सम संख्या, लास्ट की संख्या सम दिखाई दी, तब तक हमने 2 से इसको विभाजित किया। 101 से ही विभाजित है, इस कारण 101 का ही उपयोग किया। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में से कॉमन संख्या प्राप्त की, जो कि हुई 2 गुना 2 यानी 4। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमने जो सबसे लंबा गुणनखंड था उसको लिया, 5 बार 2 और 1 3। इसके विपरीत दूसरे गुणनखंड में जो संख्या हमें यहाँ पे नहीं मिली, वो हमने यहाँ पे 101 को गुना किया। गुणनफल करने पर हमें प्राप्त हुआ 9696, जो कि इन संख्याओं का एलसीएम होगा। हल करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। स्पष्ट कीजिए कि 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर दर्शाना है 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। इसके लिए सबसे पहले 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105 और 105 में जब हम 7 को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 112। अब हम 112 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टराइजेशन करेंगे। 112 का फैक्टर हमें यहाँ मालूम है 112 में लास्ट की संख्या 2 है, जो कि सम संख्या है, तो हम इसे 2 से ही भाग देंगे और 2 से भाग देने पे हमें प्राप्त होगा 56। 56 में भी लास्ट की संख्या 6 है, वो भी सम संख्या है, तो दोबारा हम इसे 2 से ही भाग देंगे तो हमें प्राप्त होता है 28। 28 में भी लास्ट की संख्या 8 है, जो कि सम संख्या है, तो 2 से भाग देने पर प्राप्त होता है 14, और 14 हमें पता है 2 से विभाजित है। 7 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। तो हम यहाँ देख सकते हैं 112 हमें प्राप्त हुआ था 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 का मान। अब हमने 112 के
अभाज्य गुणनखंड किए तो हमें प्राप्त हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, यानी 112 को हम, जो कि एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि भाज्य है तभी तो अभाज्य गुणनखंड इसके हमें प्राप्त हुए हैं। तो 112 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुना 2 गुना 2 7, 4 बार 2 और 1 7 हमें यहाँ प्राप्त होते हैं, जिनको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और 7 की घात 1। यहाँ 2 और 7 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो हमने लिखा 2 और 7 अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः दी हुई संख्या यह एक भाज्य संख्या है। इस प्रश्न के अनुसार 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 भाज्य संख्या क्यों है, यह हमें बताना है। इसके लिए हमने सबसे पहले इसको हल किया, हमें प्राप्त हुआ 112। हमने जब फैक्टराइज किया तो हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 की घात 4 और 7 की घात 1। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं 2 और 7 यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड है, इस कारण ये दी हुई संख्या भाज्य संख्या है। एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें। यहाँ पर न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है जिसे वो पूर्ण कदमों में तय करें। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमें 40, 42 और 45 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। एलसीएम 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर का हमें ज्ञात करना होगा। 40, 42, 45 एलसीएम हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संख्या 2 से भाज्य है हम उसको 2 से भाग देंगे। 40 20, 42 21, 45 अभाज्य रहता है। दोबारा भाग देंगे 2 से ही, तो यहाँ पे हमें 20 का मिलेगा 10, 21 हमें नहीं लिखना होगा, अभाज्य है, और 45 का 45। पुनः 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 21 का 21, 45 का 45। अब 5, 21, 45 इन संख्याओं में 5, 1 और 5 लास्ट की संख्याएं विषम संख्या हैं, तो अब यहाँ पे हम 2 का उपयोग नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे 3 का उपयोग करते हुए जो संख्या 3 से भाज्य हैं उन्हें भाग देना होगा। 5 एज इट इज, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब हमें दिखाई देता है 5 7 15। 15 हमें पता है 3 से भाज्य है, तो हम दोबारा 3 से इसको भाग देंगे, 3 पंजे 15। अब 5 7 5 इनमें हमें 2 5 दिखाई दिए, तो हम इसको 5 से ही भाग देंगे, 5 एकम 5। इसी प्रकार हमें यहाँ पे अब 7 दिखाई देता है, तो 7 से ही भाज्य होता है, तो हम 7 एकम 7 का उपयोग करेंगे। इस प्रकार हमने 40, 42 और 45 को फैक्टराइज किया और हमें प्राप्त हुआ 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब हम इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 पंजे 72 गुना 5 गुना 7, 72 पंजे 360। 360 का गुना करते हैं 7 के साथ, 2520। इनमें से प्रत्येक को 2520 सेंटीमीटर की दूरी तय करनी चाहिए ताकि वे इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सकें। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमें यहाँ पर न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी थी जो कि पूर्ण कदमों में चली जा सके।
तो 40, 42, 45 सेंटीमीटर हमें दिए हुए थे। हमने इनका एलसीएम ज्ञात किया और एलसीएम ज्ञात करके हमें पता चला 2520 सेंटीमीटर की दूरी वो कम से कम दूरी होगी जो इन्हें चलनी ही होगी ताकि ये पूर्ण कदमों में उस दूरी को तय कर सके। आइए हल करते हैं प्रश्न संख्या 6 को, जो कि एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का हमें यहाँ पे फैक्टर करना होगा, तभी हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। 140 में लास्ट की संख्या 0 है, 0 एक सम संख्या है, तो हम इसे 2 से भाजित करके 70 प्राप्त करते हैं। 70 में भी लास्ट की संख्या 0 है जो कि सम संख्या है, तो 2 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 35। 70 का आधा 35। अब 35 5 से विभाजित होकर 7 देता है और 7 से विभाजित होकर 1। इस प्रकार हमने 140 को फैक्टराइज किया और हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 7 की घात 1। 2 2 बार आया, 5 1 बार और 7 1 बार। इसी प्रकार 156 के हमें फैक्टर करने हैं। इसी प्रकार 156 के हमें फैक्टर करने हैं। 156 में लास्ट की संख्या 6 है जो कि सम संख्या है। सम संख्या 2 से भाजित होती है, तो हम 156 को 2 से भाग देंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा 78। 78 में लास्ट की संख्या 8 जो कि सम संख्या है, दोबारा हम 2 से ही भाग देंगे तो हमें प्राप्त होता है 39। और 39 में लास्ट की संख्या है 9 और 9 एक विषम संख्या है, तो हम इसको 3 से भाग देते हुए 3 एकम 3 और 3 तिया 9 13 प्राप्त करते हैं। 13 एकम 13 हम यहाँ पर लेते हैं। इस प्रकार हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होते हैं। 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 13 की घात 1। हमने यहाँ पर 140 और 156 के फैक्टर किए जो कि हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही दर्शाने हैं। तो हमने यहाँ पर जब तक विषम संख्या आया हमने 2 का पहाड़ा यूज किया। इसके विपरीत 35 आया, 35 आया तो 5 से विभाजित किया, 7 प्राप्त हुआ, 7 एकम 7। इसी प्रकार 156 में 6 8 ये हमने 2 से विभाजित किए। जहाँ लास्ट में 6 2 से विभाजित किया, लास्ट में 8 2 से विभाजित किया, क्योंकि ये सम संख्या है। अब यहाँ पे 9 आया तो हमने 3 का पढ़ा चला, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये बना 13 और 13 एकम होता है 13, तो हमें प्राप्त हुआ 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 13 की घात 1। हल करते हैं प्रश्न 6 के भाग 3 को। 3825 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में ही व्यक्त करना है। तो हम 3825 का फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पे हमें अंतिम जो डिजिट दिखाई दे रही है, अंतिम संख्या जो दिखाई दे रही है वो है 5। अब 5 या तो 5 से कटेगा या 3 पंजे 15 होता है, तो हम छोटे टेबल से शुरुआत करते हुए इसे 3 से भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो ये 3 से भाग हुआ। 3 से भाग देने पर 1275 प्राप्त हुआ। अब 1275 में भी अंतिम संख्या 5 है। 5 उन्हें या तो 5 से भाग होगा या 3 से, तो हम इसे 3 से करके देखते हैं। 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब यहाँ पर हमें 425 प्राप्त होता है और 425 3 से भाग नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 3 एकम 3, 3 चौका 12, लेकिन 5 3 के टेबल में नहीं आता है। तो अब हम यहाँ पर 425 को 5 से भाग देंगे और हमें प्राप्त होता है 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25। उन्हें 5 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 17 और 17 एकम 17। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1। 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17 की घात 1। हमें यहाँ पर 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 5005 में लास्ट की संख्या है 5, तो हम इसको 5 से भाग दे सकते हैं। 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5।
अब हम इसे भाग देते हैं 7 से, तो हमें प्राप्त होता है 7 एकम 7, 7 चौका 28, बचा 2 21, 7 तिया 21। अब हम इसे भाग देंगे 11 से, 11 एकम 11 बना 33, 11 तिया 33। अब हम इसको भाग देंगे 13 से, 13 एकम 13। प्रकार हमें 5005 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। 5 की घात 1, 7 की घात 1, 11 की घात 1 और 13 की घात 1। तो हमने यहाँ पर 5005 में लास्ट की संख्या 5 देखी, तो 5 से भाग देकर 1001 प्राप्त हुआ। 1001 को 7 से भाग देकर 143 प्राप्त होता है। 143 को 11 से भाग देकर 13 और 13 को 13 से हम भाग दे सकते हैं, 13 एकम 13। तो इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। 5 की घात 1, 7 की घात 1 गुना 11 की घात 1 गुना 13 की घात 1। तो आइए हल करते हैं प्रश्न 6 के भाग 5 को। 7429 अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। तो हम 7429 के फैक्टर करते हैं, तो हमें इसे 17 से भाग देना होगा और हमें प्राप्त होगा 437। 437 19 से भाग दिया जा सकता है, तो हमें प्राप्त होता है 23 और 23 से ही भाग दिया जा सकता है, 23 एकम 23। तो इस प्रकार हमें 7429 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। 17 की घात 1, 19 की घात 1 और 23 की घात 1। करते हैं प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित पूर्णांकों में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। एनसीईआरटी का ही प्रश्न है, दिया है 13,915। तो हम 13,915 के फैक्टर करते हैं। अब हमें यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, तो हम इसको 5 से ही भाग देते हैं। तो हमें 5 से भाग देने पर प्राप्त होता है 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40 और 5 तिया 15। तो हमें 13,915 को 5 से भाग देने पर प्राप्त हुआ 2,783। अब हम इसे 11 से भाग देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 11 तिया 33। उन्हें 11 से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 11 दूनी 22 और 11 तिया 33 और 23 से कम होता है 23। तो हमें यहाँ पर 13,915 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। 5 की घात 1, 11 की घात 2 और 23 की घात 1। तो हमने यहाँ पर 13,915 को फैक्टराइज किया। पहले 5 से भाग किया तो 2,783 और 2,783 11 से भाग किया जा सकता है। 783 को 11 से ही भाग क्यों दिया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाया है 11 का। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार एक संख्या छोड़ के एक संख्या का हमें मतलब एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या के साथ योग करना है। तो 8 और 2 10, 8 और 2 का योग होगा 10, 7 और 3 का योग होगा 10। अब हम इनका अंतर ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0। 11 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार अगर हम एक संख्या को छोड़कर तीसरी संख्या से जोड़ते हैं, एक संख्या यानी दूसरी संख्या को छोड़कर तीसरी संख्या से जोड़ें और फिर इन संख्याओं का हम अंतर ज्ञात करें, जुड़ी हुई संख्याओं का, तो अगर मान 0 है, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, यानी जो 11 के पहाड़े में आते हैं, ऐसी संख्याएं प्राप्त होती हैं, तो 11 से भाग होगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे इसे 11 से भाग दिया। अब हमें प्राप्त हुआ 253। अब 253 को मैंने दोबारा 11 से भाग दिया। क्यों? तो मैं पहली संख्या को तीसरी संख्या से योग करूंगी, तो मुझे मिला 2 + 3 5 और इस बीच वाले 5 को मैं घटा दूंगी, तो प्राप्त हुआ 0 है। अगर 0 है तो 11 से भाग होगा, तो 11 से भाग हो गए 23 और 23 को 23 से भाग दिया तो 1। इस प्रकार हमें 13,915 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। 5 की घात 1, 11 की घात 2 और 23 की घात 1 है। प्रश्न 7 के पार्ट 2 को यहाँ पर हमें 5, 5, 6, 9, 2, 0 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0। 0 अपने आप में सम संख्या है,
तो हम इसे 2 से ही भाग देंगे और हमें प्राप्त होगा 2 दूनी 4, 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 छक्के 12 और शून्य का शून्य। इसके यहाँ पर भी अंतिम डिजिट, अंतिम संख्या शून्य है, तो हम दोबारा इसे 2 से ही भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 निम्मा 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और शून्य। अब हमें पुनः यहाँ पर शून्य ही प्राप्त हुआ लास्ट में, तो हम दोबारा 2 से ही भाग देंगे। 2 छिक्का 12, 2 निम्मा 18, 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। हमें यहाँ पर 6 9 6 1 5 प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ पर 6 9 6 1 5 ये देखेंगे कि 3 से भाग होगा या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें इन सभी संख्याओं का योगफल निकालना होगा। 6 9 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22, 22 और 5 27। हमें पता है 27 3 से भाग दिया जा सकता है, 3 निम्मा 27, तो हम इसे 3 से भाग देंगे क्योंकि इन सभी संख्याओं का योगफल एक ऐसा नंबर प्राप्त हुआ जो 3 से भाग हो सकता है, जो कि है 27। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे है 15, तो 15 को चलने से पहले हम यहाँ पे एक शून्य का उपयोग करते हुए 3 पंजे 15। अब हम दोबारा इसकी जांच करेंगे, क्या ये 3 से भाज्य होगा। तो हम 2 + 3 + 2 + 0 + 5 इनका योगफल ज्ञात कर लेते हैं। शून्य को हम छोड़ भी सकते थे। 5 5 और 2 7, 7 और 5 12। अब हाँ, ये 12 3 के टेबल में आता है, 3 चौका 12, तो हम दोबारा 3 से ही इसको भाग देंगे। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब हमें यहाँ मिलता है 7735। अब हम इसका देखेंगे, 7 + 7 + 3 + 5, तो यहाँ पर 7 और 7 14, 14 3 17, 17 और 5 22। अब ये 22 3 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं करेंगे, हम यहाँ पर विभाजित करेंगे इसको 5 से, क्योंकि 5 के रूल के अनुसार, 5 के डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार अंतिम संख्या शून्य है, 5 होगी तो 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे अंतिम संख्या 5 है। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35। 5 से भाग देने पर 1547। अब हम यहाँ पर इसे 5 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर हमें प्राप्त होता है लास्ट की संख्या में 7। अब हम इसको कोशिश करते हैं 7 से भाग देने की। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो हमें प्राप्त होता है 221। हम इसको भाग देंगे 17 से, क्योंकि 17 एकम 17 और 17 तिया 51। और अब हम इसे अंतिम भाग देंगे 13 से, 13 एकम 13। तो इस प्रकार हमने 5 5 6 9 2 शून्य का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किया, जिसमें हमें मिला 1 2 3, 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुना 5 की घात 1 गुना 7 की घात 1 गुना 17 की घात 1 गुना 13 की घात 1। ये इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होता है। तो आइए हल करते हैं प्रश्न संख्या 8 को। व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 + 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले हम इस संख्या को लेते हैं 7 गुना 11 गुना 13 + 13। हमें दर्शाना है कि संख्या भाज्य संख्या क्यों है। अब हमें पता है भाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो या तो 1 से या स्वयं से या किसी अन्य संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होती हूँ। तो यहाँ पर हम इस संख्या को एक ब्रैकेट में लेते हैं और इस संख्या को अलग ब्रैकेट में लेते हैं, क्योंकि बीच में आ गया प्लस। इन दोनों ब्रैकेट में 13 हमें कॉमन सामान्य दिखाई दे रहा है, तो हम 13 को कॉमन निकाल लेते हैं। बची हुई संख्याओं को हम लिखते हैं 7 गुना 11 + 1, क्योंकि ये 13 बाहर है तो इसकी जगह बचा 1। 7 गुना 11 77, 77 + 1
13 गुना 78। 78 के भी हम फैक्टर कर सकते हैं। 78 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमें मिलते हैं 3 से भाग देने पर 13। 78 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुना 3 गुना 13। तो अब हम देख पा रहे हैं ये जो संख्याएं हैं ये अभाज्य गुणनखंड हैं और किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड तभी बन सकते हैं जब दी हुई संख्या भाज्य है। अतः हम कह सकते हैं यह संख्या भाज्य है, यह संख्या भाज्य है क्योंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 3, 13 है। किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड तभी प्राप्त हो सकते हैं जब वह भाज्य है। तो हमने लिखा यह संख्या भाज्य है क्योंकि इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 13 है। करते हैं प्रश्न संख्या 8 में दी गई दूसरी संख्या का 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। यहाँ पर हम प्लस से पहले की संख्या को ब्रैकेट में लेते हैं और प्लस के बाद की संख्या को अलग ब्रैकेट में लेते हैं। इन दोनों ब्रैकेट में हमें 5 कॉमन यानी सामान्य दिखाई दे रहा है तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। बची हुई संख्याएं हैं 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। इस 5 की जगह 1 क्योंकि ये बाहर आ चुका है। अब हम इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। 7 छक्का 42, 42 चौका 168 गुना 3 दूनी 6, 6 एकम 6 प्लस 1। 168 गुना 6 1008, 1008 प्लस 1 1009। यहाँ पर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये संख्या दी गई है। हमें दर्शाना है कि संख्या भाज्य संख्या क्यों है। अब हमें पता है भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों में विभक्त कर सकते हैं यानी तोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 को कॉमन लिया और बची हुई संख्या का गुणनफल ज्ञात करके और 1 को इसमें जोड़कर हमें मिला 1009। 5 गुना 1009 इस संख्या को पूर्णतः विभाजित करेंगे यानी हमें इसके फैक्टर्स मिल गए हैं जिस कारण ये संख्या भाज्य हो। हल करते हैं प्रश्न संख्या 9 को। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है 26 और 91। यहाँ पर हमें 26 का सबसे पहले 26 2 से भाज्य है 13 और 13 से भाज्य है। इसी प्रकार हमें 91 के फैक्टर निकालने होंगे। 91 7 से भाज्य है 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13। हमें यहाँ पर 26 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 13 प्राप्त हुए। दी गई संख्या का HCF अभाज्य गुणनखंड में सामान्य संख्या होगा यानी 13, जो संख्या दोनों अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होगी। अब हमें इसका LCM ज्ञात करना है। LCM के लिए हम 7 गुना 13, अब इसके अलावा जो बची संख्या है हम 26 के गुणनखंड से लेंगे। 13 हम लिख चुके हैं, बचा 2 तो हम 2 की भी यहाँ पर गुना करेंगे। 13 7 91 और 91 दूनी 182। तो यहाँ पर LCM का मान 182 और HCF का मान 13 होगा। अब हमें जांच करनी है। जांच के लिए हमें पता है LCM
गुना HCF इक्वल होता है दो संख्याओं के गुणनफल, यानी हम ले लेते हैं A गुना B। ये A है और ये B है, दो संख्याओं का गुणनफल। LCM हमारे पास 182 और HCF है हमारे पास 13। पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या 91। अब हम 182 की गुना 13 से करेंगे और 26 की गुना 91 से। 182 को 13 से गुना करने पर 2366 और 26 को 91 से गुना करने पर भी 2366। अतः निकाले गए HCF और LCM बिल्कुल ठीक है। यही हमें जांच करनी है। जांच इसी प्रकार से करेंगे, LCM गुना HCF इक्वल दो संख्याओं का गुणनफल। 26 का फैक्टर किया 2 गुना 13, 91 का किया 7 गुना 13। HCF निकालने के लिए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन संख्या है वो है 13। LCM ज्ञात करने के लिए कोई सा भी हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे। मैंने लिया 7 गुना 13। अब इसके अलावा जो संख्या यहाँ नहीं है उसको हम ऊपर से लेंगे, 26 के फैक्टर में से 2 गुना 13 में से, तो 13 यहाँ आ चुका है तो 2 बचा, 2 की मैंने यहाँ गुना की तो 182 LCM हुआ। अब हमें जांच करनी थी। जांच का सूत्र है LCM गुना HCF इक्वल A गुना B, दो संख्याओं का गुणनफल जो यहाँ दिया गया है। तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू रखी LCM की 182 और HCF की 13। इनका गुणनफल निकाला तो 2366, 26 और 91 का 2366। अतः हमारे HCF और LCM के मान बिल्कुल सही हैं। हल करते हैं प्रश्न संख्या 9 के पार्ट 2 को। 510 और 92। सबसे पहले 510 के फैक्टर करते हैं, 2 से भाग होगा क्योंकि अंतिम संख्या 0 है जो कि सम संख्या है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब हम इसको 3 से भाग करते हैं। क्यों 3 से भाग करते हैं? 2 + 5 + 5 यानी 12 और 12 3 से भाज्य है, तो यहाँ पर 3 8 24, 3 पंजे 15। अब हम इसको 5 से भाग करेंगे, 3 से नहीं, क्योंकि इनका जो योग होगा 8 + 5 का वो 13 होगा और 13 3 से भाज्य नहीं होता। तो अंतिम संख्या 5 है, जिस कारण हम इसको 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। 92 के फैक्टर करेंगे, 2 से भाज्य है, 2 चौका 8, 2 छिका 12, 2 से दोबारा भाग करेंगे तो 23 और 23 एकम 23। 23 एक अभाज्य संख्या है जो स्वयं से ही भाग होता है, 23 एकम 23। तो हमें यहाँ पे 510 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 प्राप्त हुए और 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 23 प्राप्त हुए। अब हम इनका HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन संख्या सामान्य संख्या होगी वो है 2, तो HCF हुआ 2। LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, 510 का अभाज्य गुणनखंड और 92 का अभाज्य गुणनखंड में 2 बार आया है, लेकिन यहाँ 2 सिर्फ एक बार है, तो एक बार 2 की गुना और करेंगे और बचा 23 जो कि यहाँ पे अभी नहीं लिया है, तो ये 23 भी गुना किया जाएगा। अब हम इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो 23,460 होगा। अब हम जांच करते हैं क्या यह हमारे उत्तर सही है। इसके लिए LCM गुना HCF बराबर होगा A गुना B के दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल के। दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होना चाहिए। तो LCM का मान है 23,460, HCF का मान 2, A का वैल्यू 510 और B का वैल्यू 92, 46,920। इसी प्रकार 510 को 92 से गुना करने पर भी 46,920। अतः यहाँ पर LCM गुना HCF का मान बराबर है दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल के। HCF और LCM जो हमें प्राप्त हुए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सही हैं।
करते हैं प्रश्न संख्या 9 के पार्ट 3 को 336 और 54। सबसे पहले 336 के हम फैक्टर ज्ञात करते हैं। 336 2 से भाज्य है, 2 एकम 2, 2 छिका 12 और 2 अट्ठा 16। यहाँ पर 166 भी 2 से भाज्य है, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। 84 भी 2 से भाज्य है, 42 भी 2 से भाज्य है, 21 और 21 3 से भाज्य है, 7, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसी प्रकार 54 को हम फैक्टराइज करते हैं। 54 के हम फैक्टर पता करते हैं। 2 से भाज्य है 27, 3 से भाज्य है, 3 निमा 27 और 9 3 से भाज्य है, 3 एकम 3। 336 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसी प्रकार 54 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हम यहाँ से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन संख्या हो, 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 2 गुना 3 एचसीएफ का मान हुआ 6। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 336 के हम अभाज्य गुणनखंड लेते हैं, जो कि है 2 की घात 4 गुना 3 गुना 7। 54 के गुणनखंड में देखते हैं जो संख्या 336 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं आई। 2 आ चुका है, 4 बार आ चुका है, 3 यहाँ पर 3 बार है, लेकिन 3 यहाँ पे सिर्फ 1 बार है, तो बचे 3 यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, 2 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो हम 2 बार 3 की यहाँ पे गुना करेंगे और इस प्रकार एलसीएम यहाँ पे प्राप्त होता है 3024। अब हम यहाँ पे जांच करेंगे क्या हमारा एलसीएम और एचसीएफ का उत्तर सही है। इसके लिए एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होगा दोनों संख्याओं के गुणनफल के। एलसीएम का मान 3024, एचसीएफ का मान 6, 336 माना ए है और बी 54 है गुना 54। जब हम 3024 को 6 से गुना करते हैं गुणनफल 18144 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम 336 की 54 में गुना करते हैं तो 18144 इनका भी गुणनफल प्राप्त होता है। यह सिद्ध होता है कि हमारे एचसीएफ का मान 6 और एलसीएम का मान 3024 सही उत्तर है। यहाँ पर दी गई दो संख्याएं 336 और 54, हमें एलसीएम और एचसीएफ के मान ज्ञात करने थे और फिर उनकी जांच करके देखनी थी। तो 336 के हमने फैक्टराइज किए, इसी तरह से 54 के किए। एचसीएफ का मान यहाँ पे 2 गुना 3, क्योंकि यहाँ पे 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 6 आया। इसी प्रकार एलसीएम का हमने 336 के अभाज्य गुणनखंड सभी लिख लिए और 54 के गुणनखंड में जो एक्स्ट्रा संख्या थी उनको हमने अलग किया, जो थे 2 3। 2 बार 3 को हमने यहाँ पे गुणनफल किया तो 3024 हमें एलसीएम प्राप्त हुआ। हमने जांच के लिए सूत्र लिखा, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल होगा दो संख्याओं के दी गई संख्याओं के गुणनफल के, यानी ए गुना बी। वैल्यू इनकी रखी है, यहाँ पर जो भी इनका मान है वो यहाँ पे रखा और इनका गुणनफल ज्ञात करके हमें पता चला 18144 दोनों का मान यहाँ पे ज्ञात हुआ। हैं प्रश्न संख्या 10 को। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। दी गई संख्या है 12, 15 और 21। सबसे पहले 12 के फैक्टर करते हैं। 12 2 से भाज्य है, 2 छिक्का 12। 6 2 से भाज्य है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार 15 3 से भाज्य है, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। इसी तरह 21 3 से भाज्य है, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। यहाँ पर 12 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 2 गुना 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 3 गुना 5 और 21 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए 3 गुना 7। हमें यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम का मान ज्ञात करना है।
HCF का मान बराबर होगा, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में तीन एक ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो HCF का मान 3 हुआ। दी गई तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 3 ही एक सामान्य संख्या है, तो HCF का मान 3। LCM ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ा गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। अब बचे हुए 3 आ चुका है, 5 नहीं आया, लिख देते हैं। 3 आ चुका है और 7 नहीं आया, लिख देते हैं। अब हम इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 60 की गुना जब हम 7 में करते हैं तो 420 एलसीएम हमें यहाँ पे ज्ञात होता है। तो यहाँ पे 12 2 से भाज्य है, 2 छिक्का 12। इसी तरह से 6 भी 2 से भाज्य है, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 को किया, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। 21 के फैक्टर किए, 3 7 21 और 7 एकम 7। तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमने लिखे। HCF वो संख्या होगी जो दिए गए तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में एक सामान्य संख्या हो, यानी कॉमन संख्या हो। वो संख्या यहाँ पर है 3, तो HCF का मान हुआ 3। LCM ज्ञात करने के लिए दिए गए अभाज्य संख्याओं में दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड जिसमें सबसे ज्यादा संख्या है उसको हमने लिखा 2 गुना 2 गुना 3। अब बचे हुए आगे की संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 5 और 7 ऐसी दो संख्याएं हैं जो हमने यहाँ पर नहीं लिखी हैं। तो हमने 5 और 7 की भी गुना की और जब हमने इनका गुणनफल ज्ञात किया तो 420 हमें यहाँ पे LCM ज्ञात हुआ। करते हैं प्रश्न संख्या 10 का पार्ट 2। 17, 23 और 29। हमें पता है 17 एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने से ही भाग किया जा सकता है, तो 17 एकम 17। इसी प्रकार 23 भी एक अभाज्य संख्या है जो 23 से ही भाग किया जा सकता है, 23 एकम 23। इसी प्रकार 29 भी एक अभाज्य संख्या है जो 29 से ही भाग दिया जा सकता है, 29 एकम 29। हमें यहाँ पर 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 ही मिला, 23 का अभाज्य गुणनखंड 23 ही मिला और 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 ही प्राप्त हुआ। अब HCF का मान वो संख्या होती है जो दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन हो, लेकिन यहाँ तो कोई सी भी संख्या कॉमन नहीं है। हम इसको लिख सकते हैं 17 गुना 1, 23 गुना 1 और 29 गुना 1। 17 एकम 17, 23 एकम 23 और 29 एकम 29, यही रहा। तो यहाँ पर HCF हमें दिखाई देगा 1 सिर्फ, तो इनमें हम सिर्फ 1 को ही कॉमन लेंगे। LCM का मान ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में सबसे बड़ा हम गुणनखंड लेते हैं। अब सबका मान ही 17, 23 और 29 है, 1 को हम छोड़ सकते हैं, तो हमें इन्हीं का गुणनफल निकालना होगा। 17 गुना 23 गुना 29। हल करते हैं प्रश्न संख्या 10 के पार्ट 3 को। 8, 9 और 25। सबसे पहले 8 के फैक्टर करते हैं जो कि 2 से भाज्य है। 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसी प्रकार 9 3 से भाज्य है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 जैसा कि हम जानते हैं 5 से भाज्य है, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 प्राप्त हुए। 9 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 प्राप्त हुए और 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 प्राप्त हुए। हमें यहाँ ज्ञात करना है HCF व LCM। HCF के लिए जो दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें जो कॉमन संख्या होगी वो HCF होगा, लेकिन यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 यहाँ पर है नहीं, 3 है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, 5 इधर है लेकिन 5 इधर नहीं है। जब भी कोई संख्या कॉमन ना हो तो HCF का मान कितना लेंगे? 1। तो HCF का मान होगा 1। LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ऐसी संख्या लीजिए जिसका अभाज्य गुणनखंड सबसे लंबा हो, तो वो है 8। 2 गुना 2 गुना 2। अब इसके अलावा कुछ ऐसी संख्याएं जो नीचे दी हैं उनका जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें कोई ऐसी
संख्या हो जो ऊपर वाले में ना ही हो। तो यहाँ पर देखा 3 गुना 3 ऊपर वाले में नहीं है, तो हमें 3 गुना 3 भी लेना होगा। अब नीचे गए तो 5 गुना 5 जो कि अब तक नहीं आया, तो 5 गुना 5 भी करना होगा। पर इन सभी संख्याओं का गुणनफल निकालना होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 या 72 और 72, 5 पंजे 25, 72 गुना 25 1800। एलसीएम का मान 1800 और एचसीएफ का मान हुआ 1। यहाँ पर 8 दिया हुआ था, 8 के फैक्टर किए, 2 से भाज्य है, 3 बार हमने उसे विभाजित किया तो यहाँ पर आया 2 गुना 2 गुना 2। इसी प्रकार 9 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए तो 3 गुना 3 ज्ञात, 25 के ज्ञात किए तो 5 गुना 5। हमें एचसीएफ ज्ञात करना था। एचसीएफ के लिए कोई कॉमन संख्या नहीं थी, तो 1। जब कोई कॉमन संख्या अभाज्य गुणनखंड में ना हो तो एचसीएफ का मान 1 लिया जाता है। एलसीएम के लिए जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड लंबा है यानी ज्यादा संख्या में है उसको हमने ले लिया 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 का। लेकिन आगे चले तो 3 दिखाई दिया, 2 बार 3 आया तो हमने 2 बार 3 को भी लिया। फिर और आगे चले तो 2 बार 5, तो 2 बार 5 को भी लिया। अब इन्हीं सभी संख्याओं का गुणनफल 1800 के इक्वल आया जो कि एलसीएम होगा। है प्रश्न संख्या 11 को एचसीएफ 306, 657 का दिया है 9। एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें एचसीएफ का मान दिया हुआ है 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एक संख्या मान लीजिए ए 306 दी है और दूसरी संख्या मान लीजिए बी 657 दी है। जानते हैं जो हम जांच वाला सूत्र लगाते हैं उसके अनुसार एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है दी गई दोनों संख्याओं के गुणनफल के, यानी ए गुना बी के। हमें ज्ञात करना है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए सूत्र बनेगा ए गुना बी, भाग में ले आएंगे एचसीएफ को, ए का मान बी का मान 657, भाग देना है एचसीएफ यानी 9। हम 657 को 9 से भाग देंगे, 306 गुना 73, 306 और 73 का गुणनफल बराबर होगा 2338। तो ये इन दी गई संख्याओं का एलसीएम का मान होगा। करते हैं प्रश्न संख्या 12। क्या किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है? कारण दीजिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। जानते हैं एचसीएफ हमेशा एलसीएम का गुणनखंड होता है। इसके लिए हम एलसीएम को एचसीएफ से भाग देंगे। अगर एचसीएफ का मान एलसीएम के मान को पूर्णतः विभाजित करता है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि दी गई दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 होगा। अगर एचसीएफ का मान एलसीएम के मान को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है तो यह संभव नहीं हो सकता कि वहां पे एचसीएफ दो संख्याओं का 18 और एलसीएम का मान 380 हो। एलसीएम 380 भाग देना है एचसीएफ के मान 18 से। सबसे पहले हम इसे 2 से सरल कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 निमा 18 और 2 निमा 18। 190 को जब हम 9 से भाग देते हैं तो यहाँ हमें 9 दूनी 18, 1, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 9। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 21.111। इस तरह से भाग चलती रहेगी, यानी यहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत है। पूर्ण तरह से यहाँ पे एचसीएफ का मान एलसीएम के मान को विभाजित नहीं कर पा रहा, तो हम कहेंगे यह संभव नहीं है कि दो संख्याओं का एचसीएफ का मान 18 हो और एलसीएम का मान 380 हो। करते हैं प्रश्न संख्या 13। दोनों ही संख्याएं 525 और 3000 केवल 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य हैं। एचसीएफ 525 और 3000 का क्या होगा? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। हमें दिया है कि 525 और 3000 दोनों ही संख्याएं 3, 5, 15, 25 और 75 से विभाज्य हैं। तो दी गई संख्याओं में सबसे उच्चतम संख्या 75 है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी उच्चतम
समापवर्तक। तो उच्चतम समापवर्तक वो संख्या होगी जो सबसे बड़ी होगी। तो इस कारण 525 और 3000 का एचसीएफ का मान 75 होगा। यहाँ पर एचसीएफ का मान निकाल कर भी दिखा सकते हैं, जैसा कि 525 के फैक्टर हम करेंगे। 525 3 से विभाजित है, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब 175 5 से विभाजित है, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 35 5 से विभाजित है, 5 सत्ते 35, 7 7 से। इस प्रकार 525 के हमने फैक्टर किए, 3 से भाग दिया 175 को 5 से भाग दिया 35 को 5 से भाग दिया तो 7, और 7 को 7 से भाग देंगे तो 1। इसी प्रकार हम 3000 के भी फैक्टर ज्ञात करेंगे। 2 से पहले विभाजित करेंगे 1500 को 2 से विभाजित करेंगे 750 को 2 से विभाजित करेंगे 375 को 3 से विभाजित करेंगे 125 को 5 से विभाजित करेंगे 25 को 5 से विभाजित करेंगे 5 को 5 से विभाजित करके 1। 525 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 गुना 5 गुना 7 और 3000 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या समान होंगी, तो यहाँ पर 3 3, 2 बार 5 2 बार 5। अगर हम इनका गुना करते हैं 5 पंजे 25 और 25 तिया 75, तो इस तरह से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि दी गई संख्या 525 और 3000 का एचसीएफ का मान 75 होगा। प्रश्न संख्या 14। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? दिया हुआ प्रश्न एनसीईआरटी का है। 2 बच्चे हैं, सोनिया और रवि। सोनिया 18 मिनट लगाती है वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में और रवि 12 मिनट। दोनों एक स्थान से ही चलना शुरू करते हैं, एक समय पर एक ही दिशा में। जब दोनों एक ही समय पर एक ही जगह से और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, तो हमें ये पता लगाना है कि वो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब प्रारंभिक स्थान पर मिलने के समय को, पुनः मिलने के समय को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे एलसीएम का मान ज्ञात करना होगा 18 व 12 मिनट के लिए। जो हमें 18 और 12 मिनट दी हैं, इनके लिए हमें एलसीएम का मान ज्ञात करना होगा। एलसीएम का मान ज्ञात करने के लिए 18, 12 के हमें फैक्टर करने होंगे। 2 से दोनों भाज्य हैं, 2 निम्न 18, 2 छिका 12। 2 से 6 भाज्य है 3 पर, और 9 और 3 से भाज्य है 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। इस प्रकार हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36 मिनट बाद उन्हें प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 बच्चे थे, सोनिया और रवि। सोनिया 18 मिनट लगाती है एक चक्कर लगाने में वर्ताकार पथ के, और वहीं पे रवि 12 मिनट लगाता है। हमसे पूछा गया कि वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। हमें कंडीशन दी गई कि वो एक ही स्थान से चले, एक ही समय पर चले और एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। तो इस कारण हमने यहाँ पे 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात किया। हल करते हैं। प्रश्न संख्या 15। क्या संख्या 6 की घात n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, अंक 5 पर समाप्त हो सकती है? कारण दीजिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 6 के फैक्टर किए, 2 गुना 3। नहीं, यहाँ पर कोई भी मान ऐसा नहीं है जहाँ पर 6 5 पर समाप्त होता हो, क्योंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 3 संख्या है, 5 नहीं है।